हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। इसका जो पहला टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे रीट के एग्जाम्स में, क्योंकि यहाँ पे जो है बाकायदा एसएसटी पेपर 2 के अंतर्गत जो है बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि इंडियन पॉलिटी से हम आपको क्वेश्चंस पूछेंगे और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत तो पूरी पॉलिटी कवर हो जाएगी। और उसमें भी एक जगह लिखा हुआ है कि संविधान जो है, सभा से संबंधित क्वेश्चंस और पॉलिटी जो है पूरी जो है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को 101% मिलेंगे। और ये एग्ज़ाम्स के दृष्टि से, सरकारी जो है भी आप एग्ज़ाम्स देते हैं उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। चाहे आप कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम ले लीजिए, किसी भी स्टेट का, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, स्टेट के छोटे मोटे एग्ज़ाम्स हो गए, पेट हो गया, है ना, लेखपाल का एग्जाम्स होता है, यहाँ से 101% आपको क्वेश्चंस आपको देखने को। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे मैंने हर एक चीज़ें आपको कवर किया है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के जो वीडियो का टारगेट है लाइक का, वो है 20 लाइक्स मोटिवेशन के लिए है। मैं आपको लोगों को, मेरी जो है तबीयत नहीं सही है, इसलिए 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। उसके बाद बावजूद जो है जैसे थोड़ा सा ठीक हुआ हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है वीडियोस प्रॉपर मिलते रहें और अपने आप पढ़ाई करते रहें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर, लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सेम टू सेम आएंगे, बिल्कुल लाइन टू लाइन आएंगे। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। एक और बात, अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ये क्वेश्चंस के नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार होते हैं कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस 10-20%, 30% क्वेश्चंस हमें अक्सर, हम जिन बुक्स का जो है सहारा लेकर के पढ़ते हैं वहाँ से हमको नहीं मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो जहाँ से जो चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको मिले उसको तुरंत नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है। तो भारत की जो उद्देशिका है, इसके संबंध में आपको क्वेश्चंस आते हैं। उद्देशिका को कहते हैं प्रस्तावना, जिसे कहते हैं आप इंग्लिश में प्रियम्बल, है ना। प्रियम्बल, हाँ वही प्रियम्बल जिसे आपने, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए जो है, इस तरीके से आपने लाइन अक्सर सुनी होगी। तो आइए प्रस्तावना के संबंध में जो है क्वेश्चंस एग्जाम्स में कौन से पूछे जाते हैं उसके संबंध में चीजें देख लेते हैं। तो देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, संविधान की जो कुंजी होती है वो है संविधान की प्रस्तावना। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि संविधान की कुंजी, या फिर कह लीजिए संविधान की आत्मा जो है किसे कहा जाता है, तो संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, इसको कहा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रस्तावना को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था, जिसे जवाहरलाल नेहरू, अब नोट कर लीजिएगा कि प्रस्तावना को किसने पेश किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, है ना, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। कहने का मतलब यह है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने जो है प्रस्तावना को जो है संविधान सभा के समक्ष जो है प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, और उसके बाद 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा ने इस प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया था, इसमें लिखी हुई बातों को स्वीकार कर लिया था, ये कहने का है। ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा एक चीज और संविधान सभा के गठन का जो विचार है, अगर हम क्वेश्चन आपसे पूछ जाए कि संविधान सभा के गठन का विचार किसने आया था, तो सबसे पहला जो विचार आया था वो वामपंथी नेता थे एम एन रॉय द्वारा जो है 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार आया था। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, बाकी आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, यहां पे इतने पॉइंट्स को जो है अपने बिल्कुल सीरियल वाइज चल रहे हैं। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में जो लिखी हुई व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता। मतलब प्रस्तावना में जो लाइंस लिखी गई हैं उसको लागू कराने के लिए आप ये नहीं कह सकते कि सर प्रस्तावना में जो है, कोर्ट में ये नहीं जाके कह सकते कि प्रस्तावना में न्याय की व्यवस्था की गई। जैसे आप मूल अधिकारों के लिए आप न्यायालय तो कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना में जो लिखी हुई बातें हैं, जिसमें लिखी गई है 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात कही गई।
इसी प्रकार से जो है तक 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता की बात कही गई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो अब आप कह दीजिए कि सर जो है प्रियम्बल में जो है लिखा गया है कि आर्थिक न्याय की जरूरत है और आर्थिक न्याय होना चाहिए, तो इसके आधार पर आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो इसी बात को यहाँ पे लिखा गया और अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भैया जो है प्रस्तावना में जो लिखी गई बातें हैं उसको क्या न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। लेकिन मूल अधिकार के संबंध में जो भी आपको मूल अधिकार दिए गए हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिए गए हैं आपको, है ना, उसके लिए आप कोर्ट कचहरी जा सकते हैं, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रस्तावना में जो समस्त नागरिकों के लिए कितने प्रकार के अधिकारों की बात कही गई, तो यहां पे 4 प्रकार के अधिकारों की बात कही गई, जैसा कि आप जो है प्रियम्बल में देख पा रहे हैं। तो ये 4 प्रकार की न्याय कौन सी है? एक तो न्याय की बात कही गई, इस न्याय में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम्स में आप लोग पढ़ते तो है लेकिन ध्यान नहीं लगा पाते कि कहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्रियम्बल में जो है पूरा जो प्रियम्बल लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, यहां पे समता की जगह समता में 2 प्रकार की समता की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए जो है इस तरीके से जो है यहां पे पॉइंट्स लिखे गए। तो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, इस प्रकार के जो है 4 प्रकार के अधिकारों की बात कही गई है। और इन 4 प्रकार के अधिकारों में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई और 5 प्रकार के जो है स्वतंत्रता की बात कही गई है, ठीक है। और 2 प्रकार के समता की बात कही गई है। यहां पे चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किस मामले में अधिकतर जो है न्यायाधीशों ने माना कि उद्देशिका जो है संविधान का प्रमुख अंग है? तो देखिए प्रियम्बल जो है, पहले बात तो क्वेश्चन ये होगा कि प्रियम्बल जो है संविधान का मूल हिस्सा है कि नहीं है। इस चीज को भी बड़ा कंफ्यूजन था। इसके लिए कई बार जो है जजेस की बेंच बैठी और कई बार जजेस ने इसको कहा कि ये इसका हिस्सा नहीं है, तो किसी ने कहा इसका हिस्सा है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। हिस्सा तो है लेकिन संशोधन नहीं किया जा सकता। कई बार कहा हिस्सा भी है और संशोधन भी किया जा सकता है। तो जो फाइनली जो बात हुई है वो निकली है कि न्यायाधीशों ने मान लिया है कि उद्देशिका जो है संविधान का अभिन्न अंग है। जो ये कौन से न्यायाधीश की बात हो रही है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में जो है ये क्लियर कर दिया गया है कि ये संविधान का विभिन्न अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। यहां पे लिखा है इसमें संशोधन के, लेकिन ये संशोधन इसके मूल हिस्से को हटा नहीं सकता। तो मूल हिस्सा क्या है? तो जैसे अगर नोट लिखा है यहां पे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय को हटा करके इसमें और किसी प्रकार के न्याय की बात कहने लगे तो इसको आप हटा नहीं सकते। इसमें चेंजेस कर सकते हैं लेकिन संविधान के मूल ढांचे को बिना छुए। अब संविधान का मूल ढांचा क्या है कि भाई वही है मूल ढांचा, विचारों की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, है ना, सबको समान अवसर देने की स्वतंत्रता, राजनीतिक सामाजिक न्याय बनाने की स्वतंत्रता। इस तरीके के जो अधिकार दिए गए इसको हटा नहीं सकते। तो यहाँ पे बात समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है? ऐसे पढ़ करके आप बहुत आसान लगेगा आपको, लेकिन जब क्वेश्चंस आएंगे कि उद्देशिका में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, डीपीएसपी में हो सकता है कि नहीं हो सकता, मूल कर्तव्य में हो सकता है कि नहीं हो सकता, तब आपको जो है चीजें इसी रूप में याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे इस चीज को ध्यान रखिएगा और इस चीज को तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्तावना जिसे कहते हैं उद्देशिका का प्रयोग जो है संविधान की व्याख्या के लिए मूल रूप से किया जाता है। तो देखिए प्रस्तावना का जो है मूल जो उद्देश्य है वो है संविधान की आत्मा तो कहा ही जाता है। और प्रस्तावना में जो लिखी हुई बातें हैं, जब भी संविधान की व्याख्या को लेकर के आता है तो जो संदर्भ दिया जाता है वो प्रस्तावना में कह ही दिया जाता है कि प्रस्तावना में ऐसी बातें लिखी गई हैं, इसलिए इसको जो है हटाया नहीं जा सकता। या जो भी कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इसके संदर्भ में अपने अक्सर जो है पॉइंट्स रखता है, ठीक है, इसका जो है रेफरेंस लेकर के। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कि प्रियम्बल में उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा प्रियम्बल में अब तक 1 बार संशोधन किया जा चुका है और वो संशोधन का नाम है 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ये जो वर्ष है आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। और 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन का छोटा पार्ट।
तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसके हिस्से में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे। 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है अमेंडमेंट जो है हुए थे इस संविधान के, ठीक है, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसलिए इसको चीज को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे एक संशोधन हुआ है, तो उस संशोधन में क्या शब्द जोड़ा गया है वो अगले पॉइंट में देखते हैं कि इस संशोधन के माध्यम से 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जिसे कहते हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 जो है नए शब्द जो है इस प्रियम्बल में जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब आ जाते हैं भारतीय संविधान जो है संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत या कह लीजिए अंगीकृत हुआ था, जबकि 26 जनवरी 1950 से यह पूर्ण संविधान भारत में जो है लागू हुआ था। तो पूर्ण रूप से जो है भारतीय संविधान पूरे देश में कब लागू हुआ था, वो है 26 जनवरी 1950 को। कई बार बच्चे सोचते हैं कि 26 जनवरी 1947 लगा देते हैं या फिर जो है 15 अगस्त 1947 लगा देते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत होगा। 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में भारतीय संविधान लागू हो गया था, जिसे जो है संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था या अंगीकृत किया गया था या फिर कह लीजिए अपनाया गया था, ठीक है, वह कह लीजिए अधिनियमित हुआ था। तो ये चारों पॉइंट्स को मतलब इस पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान को जो है 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय जो है क्यों हुआ था। तो 26 जनवरी को जो है लागू, जो कि पूरे देश में जो है संविधान लागू हो गई थी, इसका मूल उद्देश्य था क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, इसमें यह निर्णय लिया गया था कि संविधान को जो भी जो है भारत में लागू करेंगे वो है 26 जनवरी के दिन, ठीक है। नेक्स्ट है कि 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण जो है स्वराज दिवस के रूप में मनाए जाने का कारण लिया गया था। तो जो 26 जनवरी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को ये जो है लागू हुआ था, इसका जो है मतलब ये कहाँ डिसीजन लिया गया था, ये लाहौर अधिवेशन 1929 में लिया गया था और 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में ये मनाया भी जाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट, संविधान सभा का चुनाव जो होता था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा होता था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा होता था, जिसमें सामान्य जो है प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता था। तो इस चीज को नोट करिएगा कि आज के समय में जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष जो है निर्वाचन पद्धति द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष नहीं होता। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामान्य जो जनता होती है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है। उस समय ये नहीं था क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि लोग जो है इतने पढ़े लिखे नहीं है, अपने अधिकारों को समझ नहीं पाएंगे, है ना। लोग जो है एक दूसरे को जो है राजनेता भड़का सकते हैं, तो वो चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए जो है ये रखा गया कि भाई आपस में जो लोग हैं वही मिल करके जो है इसको जो है चुनेंगे। तो यहाँ पे जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा हुआ और सब 10 लाख की जहाँ पे जनसंख्या होगा उसके लिए एक प्रतिनिधि चुना गया था। इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना होगा, क्योंकि देखिए अब अगर यहाँ बात करें कि यहाँ पे कितने जो है सीटें थी, तो टोटल 389 सीटें थी, जिसमें से 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश जो है भारत की थी और देशी रियासतों के लेकर के 93 सीटें थी। देशी रियासतों की 93 सीटें थी और ब्रिटिश भारत में अगर हम बात करें तो कांग्रेस की 208 सीटें थी, कांग्रेस की 208 सीटें थी और मुस्लिम लीग की 73 सीटें थी। यहाँ पर चीज़ें जो है अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। और महिलाओं के लिए जो है टोटल सीटें, पहली बैठक जो हुई थी जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें 9 महिलाएं उपस्थित थी। तो यहां तक आपको इतना तो याद रखना कि कितनी टोटल सीटें थी, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। संविधान का निर्माण प्रक्रिया में जो है BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि संविधान के जब निर्माण हो रहा था तब उस समय संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो सलाह जिससे ली जा रही थी वह है BN राव साहब की जो है इसकी सलाहकार नियुक्त किया गया था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जो कि नई दिल्ली के में स्थित जो है
कैंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। तो वहां पे जो लाइब्रेरी थी वहां पे जो है वहां पे पहली बैठक हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने जो है इस बैठक की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। बिल्कुल रट डालो इस पॉइंट को। और इस बैठक की अध्यक्षता जिसने की थी वो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, उसे टेम्परेरी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, और वो अध्यक्ष था सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुआ था? तो जो निर्वाचित हुआ था, स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जस्ट एक दिन बाद, मतलब 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा, और 10 दिसंबर तक वो रहे, और 11वें दिसंबर को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसे कहते हैं जो है इन्हें चुन लिया गया था। तो 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष को निर्वाचित हो गए थे। ठीक है, अब आ जाते हैं कि हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसने जो है जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो जबकि देसी रियासतों को लेकर के 93 सीटें दी गई थी, देसी रियासतों को 93 सीटें दी गई थी, जिसमें से हैदराबाद जो है ऐसी देसी रियासत थी जिसका कोई भी प्रतिनिधि, क्योंकि 10 लाख में जो है एक प्रतिनिधि को जो है शामिल करने का बात बताई गई थी अप्रत्यक्ष जो है चुनाव पद्धति द्वारा, तो उसमें से एक भी प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इस संविधान के निर्माण में कुल जो है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में जो है इसकी बैठकें हुई थी। इसकी जो है पूरा ड्राफ्ट जो है फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ था। तो यहाँ कह सकते हैं निर्माण में जो फाइनल ड्राफ्ट जो तैयार हुआ था उसको तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन जो है बीते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। तो अगला क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की पहली आखिरी बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। दूसरा क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो चुने गए थे, किस दिन चुने गए थे? तो 24 जनवरी 1950 को चुने गए थे। ठीक है, कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि 26 जनवरी है ना, या फिर ये डेट्स होती हैं इनमें अक्सर जो है कंफ्यूजन बना ही रहता है। 22 जुलाई है ना, 26 जनवरी, 15 अगस्त, इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं कि संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह था, वो मोहर जो थी वो कौन सा था? तो वो थी हाथी। और संविधान सभा का प्रथम जो है प्रारूप जो है नियुक्त किया गया था किसे? तो प्रारूप तो जो है प्रारूपकार नियुक्त किया गया था, प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, वो थे SN मुखर्जी को। इन्हीं को सबसे पहला जो है प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। किस अधिवेशन में? 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। संविधान सभा की मूल प्रतियों को किसमें रखा जाता था? तो हीलियम में जो है सुरक्षित रखा गया है, हीलियम में। याद रखिएगा, मूल जो प्रति थी जिसमें लिखा गया था, चूंकि भारत का जो संविधान था वो हस्तलिखित संविधान था और सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान था, तो हाथ से लिखा है, तो इसकी जो मूल प्रतियां हैं उसको हीलियम में रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान जो है पूर्णतः हस्तलिखित है, जिसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। किसमें लिखा था? हिंदी भाषा में लिखा था, ये भी ना याद कर लीजिएगा। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने पूर्ण रूप से इसे हाथ से लिखा था, और ये किस भाषा में लिखा था? हिंदी भाषा में लिखा था। संविधान के प्रश्नों को नहीं, यहाँ पे पृष्ठ हैं, तो जो पृष्ठ हैं, जो पेज जिसे कह लीजिए, संविधान के जो पेज को सजाने का जो कार्य किया था वो नंदलाल बोस द्वारा किया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। समूल संविधान में कुल 395 जो है अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां हैं, ये याद होना चाहिए। तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां मूल संविधान में है। मतलब जब संविधान लागू हुआ था तब जो है ये था डेटा। और आज की अगर हम बात करें तो लगभग 465 जो है अनुच्छेद हो गए, 465 अनुच्छेद, 25 भाग हो चुके हैं और 22 अनुसूचियां हैं।
लेकिन ध्यान रखिएगा आज भी इसको 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियां जो है पढ़ा जाता है। तो 12 अनुसूचियां पढ़ा जाता है, लेकिन भाग जो है वो 22 ही माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है इसमें जो है बहुत सारे ऐसे जो है क्लॉज जुड़ गए थे जो सब क्लॉज के रूप में जुड़े थे, उसको भी जो है यहां पे बताया गया। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, इसी डेटा को आपको याद रखना है। ठीक है, भारत में जो संविधान दिवस जो है किस जो है दिन से मनाया जाता है, तो यहाँ पे जो संविधान दिवस है वो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और पहली बार जो संविधान दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, तो 2015 से हुई थी। इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। अब 2015 से क्यों हुई थी, क्योंकि इस समय जो है इस दिन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 125वां जन्म दिवस मनाया गया था। इसलिए जो है, क्योंकि भारत के जो है संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, तभी से 2015 से जो है इसको मनाया गया था, क्योंकि इस समय जो है 125वां जो है जन्म वर्ष मनाया जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेरिकी संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा विश्व का जो पहला लिखित संविधान है, जबकि भारत का जो संविधान है वो भारत का सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान है। पहला लिखित तो ये भी है, लेकिन पहला है और ये सबसे बड़ा है ना, ये भी लिखित है। ठीक है, भारत का जो संविधान है वो तकरीबन 60 देशों से लिया गया है। इस चीज को भी याद रखिएगा, 60 देशों से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा द्वारा स्वीकृति के संबंध में। तो देखिए, पहली बार जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, स्वीकृत किया गया था संविधान सभा द्वारा कि भारत को जो है राष्ट्रीय ध्वज कैसा होगा, तो वो 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय जो है ध्वज तिरंगे को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय गान, जो है अपनाया गया था, स्वीकृत किया गया था। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी जो है अपना लिया गया था। ठीक है, अब इसके संबंध में जो है संविधान निर्माण के संबंध में जो है कुछ कार्य समितियां थी, उसको देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो संघीय एक संविधान समिति थी वो जो कि जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। प्रांतीय संविधान सभा जो है संविधान समिति थी, जिसे कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आती है प्रारूप समिति, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है समिति थी प्रारूप समिति। ठीक है, तो प्रारूप समिति जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा थी और जिसकी जो है ये कब स्थापना गठन किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947 को जो है इसका जो है गठन किया गया था। अब आ जाते हैं मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी जो है समिति थी, उसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और याद रखिएगा इन मूल अधिकारों की जो एक उप समिति थी, उप समिति जो थी इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी, तो ये थे जे.पी. कृपलानी। ध्यान रखिएगा, जे बी कृपलानी। ठीक है, और अगर हम बात करें अल्पसंख्यक की बात करें, अल्पसंख्यक संबंधी के लिए, तो यहां पे थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यों से जो है समझौता समिति की जो है किसने अध्यक्षता की थी, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। राष्ट्र ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ठीक है, यहां पे इतने जो है आपको पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब जहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो है प्रारूप समिति, जिसे कहते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसने ड्राफ्ट तैयार किया था। तो इसकी अध्यक्षता बी.आर. अंबेडकर ने की थी। इसके अध्यक्ष थे बी.आर. अंबेडकर। और इस समिति का जो गठन हुआ था वो है 29 अगस्त 1947 को, जैसा कि मैंने अभी आपको ये बात बताई थी। 29 अगस्त 1947 को जो है इस समिति का गठन हुआ था। और इसके जो है कितने टोटल सदस्य थे, 7, जो कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि टोटल प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। और 7 के नाम आपको याद होने चाहिए, चाहे रटो, चाहे दिमाग में बैठाओ, चाहे अंधी लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन ये याद होने चाहिए। जिसकी अध्यक्षता तो आपको पता ही है कि बी.आर. अंबेडकर द्वारा की गई थी। दूसरे थे व्यक्ति जो है इसके सदस्य थे गोपाल स्वामी आयंगर। ध्यान रखिएगा, गोपाल स्वामी आयंगर थे। नेक्स्ट है कृष्ण स्वामी अय्यर। अय्यर जो थे कृष्ण स्वामी अय्यर, या फिर कह लीजिए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इनका जो है बोला जाता था।
चौथे पॉइंट पे आते हैं के.एम. मुंशी, पांचवें में है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और छठे हैं एन माधव राव। एन माधव राव जिन्होंने जो है बी.एल. मित्र की जगह ली थी। ध्यान रखिएगा मित्र, ध्यान रखिएगा मित्र की जगह राव साहब ने ले ली थी, क्योंकि जो है मित्र साहब ने, इनका नाम था बी.एल. मित्र, इनके जो है स्वास्थ्य जो है मतलब तबीयत नहीं सही थी उस समय जब इन्हें चुना गया था, तो इन्होंने जो है अपना जो है त्याग पत्र दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। तो एक क्वेश्चन अक्सर पूछा गया था कि किस व्यक्ति ने त्याग पत्र द्वारा जो है अपने प्रारूप समिति की अध्यक्षता को, मतलब प्रारूप समिति की सदस्यता को जो है छोड़ दिया था। तो ये थे मित्र साहब थे, जिसे कहते हैं बी.एल. मित्र। ठीक है, अब आ जाते हैं टी.टी. कृष्णमाचारी। इन्होंने जो है डी.पी. खेतान की जगह ली थी, डी.पी. खेतान। ठीक है, क्योंकि इनकी भाई साहब की मृत्यु हो गई थी, ये मर गए थे, इसकी वजह से इनको जो है बनाया गया इसका सदस्य। तो अक्सर एग्जाम्स में ये 2 पॉइंट्स आपसे बहुत पूछता है। ठीक है, आइए जो है कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान पर अन्य देशों का संविधान का जो प्रभाव था वो कहाँ से था, तो हमने आपको बताया था कि भारत के संविधान पर करीब करीब जो है जो अन्य देशों का प्रभाव था वो 60 देशों से हमारा संविधान लिया गया है। छोटे से बड़े से लेकर के सारे पॉइंट्स जो है दूसरे देशों के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए ब्रिटेन की बात करें अगर हम, तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया था, तो यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था ली गई थी, विधि का शासन, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया और द्वैसदनात्मक व्यवस्था। इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे कहते हैं यूएसए। तो मूल अधिकार जो है वो यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति जो दी गई है, जिसे कहते हैं जुडिशली रिव्यू। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने जो है कोई चीज़, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई आपके लिए कोई कानून बनाया, तो गवर्नमेंट न्यायालय जो है वो इसका रिव्यू कर सकती है कि वो संविधान के जो है बनाए हुए जो है मूल जो है तथ्य हैं उसको छेड़ तो नहीं रही है, ऐसा तो नहीं है कि जो है मूल अधिकारों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। इस तरीके के जो है चेकिंग्स होती हैं। ठीक है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जुडिशरी प्रीव्यू जिसे कहते हैं, ये यूएसए से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता जो है ये यूएसए का है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो प्रक्रिया होती है वो भी जो है यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद और उद्देशिका का विचार, उद्देशिका प्रियम्बल जो कि आपने अभी पढ़ा है, ठीक है, तो इसका जो विचार भी है यूएसए से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कनाडा। तो कनाडा से अपने देश के जो राज्यपाल होता है जिसकी नियुक्ति होगी, कौन होगी, किस आर्टिकल के तहत होगी, ये प्रावधान यहाँ से लिए गए हैं। संघ और राज्यों के बीच में जो है शक्ति का विभाजन कैसे होगा इसके बारे में बताया गया है, और अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र के पास होंगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई कनाडा के संदर्भ में। आयरलैंड के संदर्भ में बात करें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है जिसे कहते हैं डीपीएसपी, ठीक है, ये लिया गया है आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। और राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने लोगों को चुनता है, 12 लोगों को चुनता है। कितने, 12 लोगों को। और राष्ट्रपति जो है लोकसभा में कितने लोगों को चुनता है, 2 लोगों को चुनता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है और राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया। ठीक, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची का जो है प्रावधान लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, अगर मान लीजिए एक बैठक से काम पूरा नहीं होता है, मतलब लोकसभा से काम पूरा नहीं हुआ और राज्यसभा ने भी उसमें अड़ंगा में लगा दिया, तो राष्ट्रपति जो है इन बैठकों को जो है आयोजित करता है और इस बैठक के माध्यम से जो है कानून पर जो भी मतभेद है उसको दूर करने का प्रयास करता है। ठीक है, जर्मनी से जो है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन कैसे किया जाए इस संदर्भ में बात कही गई। ठीक, पूर्व सोवियत संघ जिसे कहते हैं यूएसएसआर, जिसे कहते हैं मूल कर्तव्य, तो ये शामिल किया गया मूल कर्तव्य को। आज के संबंध में अगर हम बात करें तो टोटल मूल कर्तव्य है 11। ठीक है, तो यहाँ पे 11 मूल कर्तव्यों की बात कही गई है। अब आ जाते हैं आखिरी पॉइंट पे कि भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। अब इस चीज़ को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट वाला पॉइंट है कि भारत के संविधान, मैंने कहा था कि आपको 60 देशों से
लिया गया था। तो 60 देशों से लिया गया था, लेकिन इस देशों के जो ज़्यादातर जो प्रभाव थे, मतलब जो अधिनियम थे, वो 60 देशों से लेकर के हमने जो है पहले ही नोट कर लिए थे। तो यहाँ पे ये जो हमसे अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारत के संविधान में सबसे अधिक प्रभाव कहाँ से हुआ था, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में। तो देखिए भारत के अनुच्छेद में 395 अनुच्छेद दिए गए टोटल, जिसमें से 250 अनुच्छेद तकरीबन जो है इस यहां से लिया गया है। 250 अनुच्छेद यहां पे आपको मिल जाएंगे हूबहू शब्दतः या फिर थोड़ा बड़ा चेंज के साथ। तो याद रखिएगा, इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां तक जो है भारत के संविधान प्रियम्बल के संबंध में क्वेश्चंस जो है समाप्त होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल्स के तहत होगा, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही है। 20 लाइक्स का टारगेट था, उसको पूरा करने में मदद कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।